ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप सभी तलबा और नाज़रीन का चंदना के ई क्लास प्रोग्राम में फिर से एक बार इस्तकबाल करती हूँ। खुशामदीद। मैं सुमेरा सदफ़ आपके सामने हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नई क्लास के साथ, यानी जमात शशम की समाजी साइंस मजमून से शुमाली हिंद की अहम सल्तनतों की पहली क्लास के साथ। तो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह मैं आपको ताकीद करूँगी कि आप अपने साथ पेन और नोटबुक रखें और साथ ही साथ अपने दरसी किताबों को भी अपने साथ रखें ताकि अहम पॉइंट्स को नोट कर सकें। तो चलिए हम हमेशा की तरह क्लास की शुरुआत चंद सवालात के साथ करेंगे। तो आप सभी को पिछली जमातों में अपने मुल्क हिंदुस्तान और अपने हिंदुस्तान की सिमतों के बारे में अच्छे से जानकारी है। तो चलिए बताइए कि हमारे मुल्क के अलग अलग नाम क्या हैं। सोचिए और बताइए। हमारे मुल्क को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो हमारे मुल्क के मुख्तलिफ नाम क्या हैं, आप लोग बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। हमारे मुल्क के अलग अलग नाम भारत, हिंदुस्तान और इंडिया है। इन मुख्तलिफ नामों से हमारे मुल्क को जाना जाता है। तो इसी के साथ सिमतों के बारे में भी आपने बहुत ही अच्छे से मालूमात हासिल की हैं। तो बताइए सिमतें कितनी हैं? सोचिए और सोच कर बताइए। जी बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, सिमतें 4 हैं। आप सभी 4 सिमतें हैं ये जानते हैं, लेकिन अब इनके नाम कौन कौन जानता है देखेंगे। तो बताइए सिमतों के नाम क्या हैं, सोच कर बताइए। चलिए इस नक्शे में बता दीजिए आप, हिंदुस्तान के इस नक्शे में सिमतें कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ आएगी। बिल्कुल सही, सिमतें हैं शुमाल, जुनूब, मशरिक़ और मग़रिब। हमेशा शुमाल ऊपर की जानिब आता है और जुनूब नीचे की जानिब आता है। मशरिक़ बाएं जानिब आता है और मग़रिब दाएं जानिब आता है। तो इसी के साथ हम देखेंगे जो हिंदुस्तान का आधा हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है, उसे हम क्या कहेंगे? शुमाली हिंदुस्तान कहेंगे। तो आज हमें शुमाली हिंदुस्तान की अहम सल्तनतों के बारे में, इस इलाके में चंद अहम सल्तनतों ने हुकूमत की थी, उनमें से हम आज चंद का जिक्र यहाँ पर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सी हैं वो अहम सल्तनतें। सबसे पहले है मौर्य सल्तनत, जो कि हिंदुस्तान की पहली सल्तनत है। उसके बाद है कुषाण सल्तनत, और उसके बाद आती है गुप्ता सल्तनत, और उसके बाद है वर्धन सल्तनत। इन चारों सल्तनतों को हम तफसीली एक के बाद एक मुतालिया करेंगे। आज की इस क्लास में हम मौर्य सल्तनत और कुषाण सल्तनत का तफसीली मुतालिया करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम मौर्य सल्तनत की तरफ। यहाँ पर देखिए आप तस्वीर में मौर्य सल्तनत का जो इलाका है, जो हुकूमत का इलाका है, वो आप सब लोग अच्छे से देख सकते हैं कि कितनी ये तौसी थी, इनकी हुकूमत कितनी वसी थी। इसी के साथ यहाँ पर आपको 2 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक है कौटिल्य की और दूसरी है चंद्रगुप्त मौर्य की। तो कौन है ये कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य? चलिए देखते हैं। सबसे पहले कौटिल्य एक चालाक और होशियार ब्राह्मण था। इसे विष्णुगुप्ता या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में मौर्य सल्तनत से पहले नंदा राजाओं की हुकूमत थी। तो नंदा राजाओं ने कौटिल्य की बेइज्जती की थी। कुछ ऐसा वाक़या हो चुका था कि उसमें कौटिल्य को उन्होंने बेइज्जत करके अपने महल से निकाल दिया था। इसी का बदला लेने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तरबियत दी और उसको अपने बदले के लिए इस्तेमाल किया। कौन सी तरबियत दी? जंगी तरबियत दी। इसने चंद्रगुप्त मौर्य को फौजी और जंगी तरबियत दी। इसी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने तकरीबन 2300 साल पहले मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य सल्तनत का बानी कहलाया। जो बुनियाद रखता है, जो शुरुआत करता है सल्तनत की, वो राजा इस
सल्तनत का बानी कहलाएगा। कोई भी सल्तनत की बुनियाद रखने वाला राजा उस सल्तनत का बानी कहलाएगा। तो जो मौर्य सल्तनत का बानी था चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने पाटलिपुत्रा जो कि मौजूदा पटना है उसको अपना सदर मुकाम बनाया। आप नक्शे में देख सकते हैं बिहार के सदर मुकाम पटना जो आज मौजूदा है वही उस वक्त पाटलिपुत्रा माना जाता था। तो उसको उसने अपना सदर मुकाम बनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के साथ जंग की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सेल्यूकस कौन है। तो सेल्यूकस सिकंदर आजम का वजीर था। वही सिकंदर आजम जिसको सारी दुनिया फतह करने का उसने ख्वाब देखा था। तो उसी का एक वजीर सेल्यूकस था जो हिंदुस्तान के इलाके से वो हिंदुस्तान में हमले करते हुए दाखिल हो रहा था। वहाँ पर उस वक्त उस इलाके में चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत थी। तो सेल्यूकस की और चंद्रगुप्त मौर्य के दरमियान एक जंग हो गई जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई और एक माहिदा तय पाया। जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत हासिल कर ली और सेल्यूकस को शिकस्त का सामना करना पड़ा यानी हार का सामना करना पड़ा, दोनों के दरमियान एक माहिदा तय पाया। माहिदा यानी कि सेटलमेंट, बातचीत के जरिए जो है कुछ जहाँ पर माहिदा हो गया। तो उस माहिदे के तहत क्या तय पाया देखेंगे कि सेल्यूकस ने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, काबुल और कंधार के इलाके चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए जो उसने पहले से कब्जा किए हुए थे। ये सारे इलाके आप नक्शे में देख सकते हैं, काबुल, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के इलाकों को। ये सारे इलाके सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। इसी के तहत ये जंग का खात्मा हुआ। ये बात यहीं तक नहीं खत्म हुई बल्कि सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कराई। तो दोनों के दरमियान रिश्तेदारी भी कायम हो गई। इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 जंगी हाथी तोहफतन सेल्यूकस को दिए। जंगी हाथी यानी जो हाथी जंग में, मैदानी जंग में ले जाने के लिए तैयार किए जाते हैं, उनको तरबियत दी जाती है, वैसे हाथी जो है 1-2 नहीं बल्कि 500 जंगी हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को तोहफतन दिए। यानी दोनों के दरमियान रिश्तेदारी के साथ साथ दोस्ती का भी रिश्ता कायम हो गया था। यही वजह थी कि सेल्यूकस ने मेगस्तीन को अपना सफीर बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सफीर क्या है। सफीर एक राजा दूसरे राजा के दरबार में अपना एक वजीर भेजता है और वो वजीर यहाँ के राजा के सारे हालात वहाँ पर देता रहता है अपने राजा को, तो उसे हम सफीर कहेंगे। तो यहाँ पर यूनान से ताल्लुक़ रखने वाला एक इंसान था जिसका नाम था मेगस्तीन। ये सफीर बनाकर सेल्यूकस ने इसे सफीर बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो ये सारी मालूमात कि इसकी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हो गई और सेल्यूकस को तोहफा दिया गया और सेल्यूकस ने मेगस्तीन को सफ़ीर बनाकर भेजा, हमें कैसे पता चलती हैं? आप सभी जानते हैं कि तारीख़ लिखने के लिए सबूत बहुत ही ज़रूरी हैं। तो जी हाँ, सबूतों के ज़रिए हमें ये सारी मालूमात मिलती हैं। तो सबूत भी 2 किस्म के हैं, एक है आसार क़दीमा के सबूत और दूसरे हैं अदबी सबूत। तो यहाँ के जो अहम अदबी सबूत हैं वो हैं मेगस्तीन की किताब इंडिका, कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र। ये 2 अदबी सबूत हैं। इसमें भी अदबी सबूत में भी 2 किस्म हैं, आप सभी जानते हैं, एक है मुल्की अदब और एक है गैर मुल्की अदब। तो जो अर्थशास्त्र है वो हमारे मुल्क से ताल्लुक़ रखती है इसलिए वो मुल्की अदब कहलाएगी, और जो मेगस्तीन की इंडिका है वो गैर मुल्की इंसान ने बनाई है इसलिए वो गैर मुल्की अदब से ताल्लुक़ रखती है। तो ये जो दोनों अदबी ज़राए हैं, जो दोनों अदबी सबूत हैं, इनसे हमें यहाँ के हालात का पता चलता है। इंडिका में मेगस्तीन ने दरबार में होने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के सारे हालात को लिखा है, और कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने वहाँ पर हो रहे सियासी मामलात को, सियासी इंतज़ाम को बहुत अच्छे से अपनी किताब अर्थशास्त्र में लिखा है। तो ये किताब आज भी सियासतदानों के लिए मशअल राह है, यानी कि उनके लिए एक रहबरी का काम करती है ये किताब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जैन मज़हब का मानने वाला था। जो आपको निशान दिखाई दे रहा है वो जैन मज़हब का निशान है। जैन मज़हब वही मज़हब जो महावीर ने बनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन मज़हब को मानता था। इसी के साथ इसने कर्नाटक के श्रावणबेलगोला मुकाम पर सुलेखनावर्ता किया। सुलेखनावर्ता क्या है आप सभी जानते हैं। कर्नाटक में एक मुकाम है हासन ज़िले में श्रावणबेलगोला, उस मुकाम पर उसने सुलेखनावर्ता किया। सुलेखनावर्ता जैन मज़हब की एक रस्म है जिसके ज़रिए इंसान अपने आप को भूखा प्यासा रखकर कुदरत में होने वाली सख्तियों को झेल कर मौत हासिल करता है। तो उससे वो समझते हैं कि उन्होंने मुक्ति हासिल की। तो यही चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सोचा और अपने आप को मुक्ति हासिल करने के लिए उसने सुलेखनावर्ता किया।
कर्नाटक के ज़िले हासन में श्रावणबेलगोला मुकाम पर। इसी के साथ इसके बेटे बिंदुसारा ने 25 साल तक हुकूमत की। अब उसके खातिमा, चंद्रगुप्त मौर्य का खातिमा होने के बाद उसका बेटा राजा बन गया वहां पर। कौन था उसका बेटा? बिंदुसारा। इसने 25 साल तक हुकूमत की, फिर भी इसके बारे में तारीखदान को ज़्यादा कुछ मालूमात नहीं है। इसीलिए उसके बाद आने वाला राजा, इसका बेटा, बिंदुसारा का बेटा अशोका, जो तख्तनशी हुआ, उसके बारे में तारीखदानों को बहुत सारी मालूमात हैं। उसी को अब हम तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे बताएं, मौर्यों का सदर मुकाम कौन सा था? जी हाँ, सरगर्मी करेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। सोचिए, कौन सा था? पाटलिपुत्रा था या फिर काबुल था? जी हाँ, बिल्कुल सही, पाटलिपुत्रा था। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? जी हाँ, ये हमारे हिंदुस्तान का झंडा है, परचम है, जिसे हम तिरंगा कहते हैं। और इसमें एक चक्र भी होता है जिसे हम अशोक का चक्र कहते हैं। तो यही राजा, जो चक्र लिया गया है जिस राजा की सबूतों से, वही राजा यानी कि अशोक आजम के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तस्वीर में आप अशोका को देख सकते हैं। अशोका मौर्य सल्तनत का मशहूर बादशाह था और साथ ही साथ अजीम बादशाह भी था, इसीलिए उसको अशोक आजम कहा जाता है। यहाँ पर इसने जंग जीतने के बाद जंग ना करने का अहद करने वाला पहला राजा कहलाया। यानी कि ये राजा अजीम क्यों है? क्योंकि ये पहला राजा होगा जो जंग जीतने के बाद भी कभी जंग ना करने का इसने इरादा किया था। वो हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। इसी के साथ इसका लक़्ब है कदबात का राजा। यानी कि अशोका का जो नाम तो है, कुछ कारनामों की वजह से उनको लक़ब दिया जाता है, तो इसलिए उसे कदबात का राजा कहा जाता था। तो कदबात क्या है? ये भी आसार क़दीमा के एक सबूत हैं। तो क्यों कहा जाता था? क्योंकि अशोका अपने कायदे क़ानून सुतूनों पर कुंदा करवाता था। आप तस्वीर में देख सकते हैं, उस सुतूनों पर और चट्टानों पर अपने सारे हुक्मनामे, अपने फरमान, अपने कायदे क़ानून चट्टानों पर और सुतूनों पर कुंदा करवा के, नक्श निगारी करवा के लिखता था। इसीलिए उसे कतबात का राजा कहा जाता है। यहाँ पर इसका एक मशहूर ख़ौल है कि अवाम मेरी औलाद के मानिंद है। यानी ये राजा इतना रहम दिल था कि जो जनता होती है, जो अवाम होती है, उसको अपनी औलाद मानता था। वो जैसे एक बाप अपनी औलाद की परवरिश की फ़िक्र करता है, वैसे ही यहाँ पर ये राजा अपने अवाम की परवरिश करता था। इसीलिए इसका ख़ौल था कि अवाम मेरी। यहाँ पर अशोका के कई एक कतबात हैं, सैकड़ों कतबात हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसके कतबात को। और ये कतबात पाली और प्राकृत ज़बान में लिखे गए हैं। यानी कि वहाँ पर उस वक्त बोले जाने वाली ज़बान जो थी पाली और प्राकृत, आम लोगों की बोले जाने वाली ज़बान, उसी में लिखे गए हैं। ये ऐसे क्यों लिखे गए हैं? ताकि ये क्यों थे ये फरमान? ताकि अवाम तक उसका हुक्म, उसका जो है जो भी कायदे क़ानून है, वो अवाम तक पहुँचे। तो अवाम कैसे समझेगी अगर इसको हम अदबी ज़बान में, संस्कृत ज़बान में लिखेंगे? तो उस वक्त जो आम बोले जाने वाली ज़बान थी वो थी पाली और प्राकृत। तो उसी ज़बान में उसने ये सारे कतबात कुंदा करवाए। तो इनमें से कर्नाटक में 9 मुकामात पर 17 कतबे हैं। हमारे रियासत में 9 मुकामात पर 17 कतबे हैं, लेकिन इनमें से सबसे अहम जो है रायचूर का मस्की कतबा है। आप देख सकते हैं हमारी रियासत कर्नाटक के मुकाम रायचूर में एक मुकाम है मस्की, वहाँ का एक कतबा बहुत ही अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि इस कतबे में अशोका का लक़ब देवनम प्रिया प्रियादर्शनी अशोका सा लिखा हुआ है। यानी कि दिलों को जीतने वाला राजा। क्यों दिलों को जीतने वाला राजा? क्योंकि इसने जंग जीतने के बाद भी जंग ना करके लोगों के दिलों को जीत कर उसने हुकूमत की थी। इसीलिए अशोका का जो लक़ब, एक और लक़ब दिया गया है, देवनम प्रिया प्रियादर्शनी अशोका सा, यानी दिलों को जीतने वाला राजा। तो ये किस कतबे पर मिला है हमें इसका ये लक़ब? रायचूर के मस्की कतबे पर इसका ये लक़ब मिला है। और जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये भी हमारे रियासत का एक ज़िला है कलबुर्गी। उसी के उस मुकाम पर कंगनाहली में उसका एक मुजस्सिमा बनाया गया है पत्थर में तराश कर अशोका का। उसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कलिंगा की जंग, ये एक बहुत ही अहम मोड़ है अशोका की ज़िंदगी में। यही वो अहम जंग है जिसको जीतने के बाद अशोका ने जंग ना करने का हद किया था। क्यों किया था अब देखेंगे हम। अशोका ने तख्त नशीनी के 8 साल बाद ये जंग की। 8 साल बाद की, यानी कि जब वो राजा बना उसके 8 साल बाद ये जंग की। क्योंकि
कलिंगा मौजूदा रियासत उड़ीसा का एक मुकाम है। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की एक रियासत उड़ीसा है, उसका एक मुकाम कलिंगा है। ये मुकाम समंदर से किनारे नज़दीक होने पर बहुत ही अहमियत का हामिल था। इसी वजह से इस मुकाम के लिए कई एक राजाओं ने जंग की थी। तो अशोका ने भी इस पर फतह हासिल करने के लिए जंग की, और इस जंग के जो नतायज निकले, इस जंग में 1 लाख अमवात हुई, 1 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए और 1.5 लाख इंसान कैदी बनाए गए। इतने ज़्यादा लोग मारे गए और ज़ख्मी हो गए, जहाँ देखो वहाँ खून रेजी दिखाई दी। तो इस हालात को देखते हुए अशोका ने सोचा कि जो इंसान मारे गए हैं, क्या उनकी उस राजा के साथ ज़ाती दुश्मनी थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ अपने राजा की फरमाबरदारी के लिए दूसरे राजा से जंग करते थे, और इसी वजह से उन्होंने अपने जानों को खो दिया। तो जंग से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इसलिए उसने ऐसा सोचा और कभी भी जंग ना करने का अहद कर लिया। अशोका ने इस जंग के बाद कभी जंग ना करने का इरादा कर लिया। इसी के साथ इसने बुद्ध मज़हब को अपनाया। ये जो निशान देख रहे हैं आप, बुद्ध मज़हब का है। तो बुद्ध मज़हब भी लड़ाई झगड़ा, खून खराबा ना करने की तालीम देता है, इसीलिए अशोका ने बुद्ध मज़हब को अपनाया, और इस मज़हब के लिए इसने मजहबी अफसरान मुनक़िद किए, जिसे धर्म महामंत्रा कहा जाता है। यानी ये मज़हब के लिए, बुद्ध मज़हब के लिए इतना काम करता था कि उनको देखने के लिए, मज़हब को देखने के लिए धर्म महामंत्रा नामी वज़ीर भी बना दिए। तो जो ये वज़ीर थे, जो क्या करते थे, बुद्ध मत की तालीम देते थे, जैसे कि रहमदिली, फ़िराक दिली और सदाकत अपनाना, बुज़ुर्गों और वालिदीन की खिदमत करना, तशद्दुद, गुस्सा, हसद, बग़ज़ को तर्क करना, ये सारी बुराइयों को छोड़ना और अच्छाइयों को अपनाना, ये बुद्ध मज़हब की तालीमात थे। जो कौन देते थे? बुद्ध मज़हब के अफसरान, जिसे क्या कहा जाता है? धर्म महामंत्रा कहा जाता है। तो अब इस तरीके से मज़हब को तबलीग करने के लिए अशोका ने यहाँ पर अफसरान मुनक़िद किए थे। इसी के साथ अशोका ने पाटलिपुत्रा में 3री बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। क्या मतलब है कि यहाँ पर बुद्ध मज़हब के जो फ़िरक़े थे, उन फ़िरक़ों में नाइत्तेफ़ाक़ियाँ होकर झगड़े होते थे, उनको सुलझाने के लिए कॉन्फ्रेंस रखी जाती थी। तो बुद्ध मज़हब की 3री कॉन्फ्रेंस को पाटलिपुत्रा में इनेकाद किया था अशोका ने, और स्तूप, बुद्ध मज़हब के मंदिर तामीर करवाए थे। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये कुछ खदरे, छोटी खद वाले गुंबद होते हैं, गुंबदनुमा मंदिरें होती हैं, जिसे बुद्ध मज़हब के मंदिर होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? स्तूप कहा जाता है। तो ये भी बहुत सारे तामीर करवाए थे अशोका ने अपने दौर में। और इसी के साथ साथ बुद्ध मज़हब की तबलीग के लिए इसने अपनी बेटे राहुल और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका रवाना किया। यानी कि बुद्ध मज़हब को फैलाने के लिए, बुद्ध मज़हब की तालीमात को आम करने के लिए उसने अपने बेटे और बेटी को जो है दूसरे मुल्कों को रवाना किया था। यानी कि वो बुद्ध मज़हब को बहुत ज़्यादा मानता था, इसीलिए उसने मज़हब के लिए इतने सारे काम किए। इसी के साथ अब आप लोग बताएं कि अवाम मेरी औलाद की मानिंद है, किसका कौल है? चंद्रगुप्त मौर्य का या अशोका का? कौन से राजा ने ऐसा कहा था? जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आप लोगों ने, अशोका ने ऐसा सोचा था। मौर्यों का तर्ज हुक्म, यहाँ पर मौर्यों का इंतज़ाम कैसे था हम देखेंगे। यहाँ पर राजा मुख्तार कुल होता था। राजा को मशवरे देने के लिए एक मजलिस विज़रा होती थी। जो भी फैसला होता था, आखिरी फैसला राजा का ही होता था, लेकिन उनको मशवरे देने के लिए एक वज़ीरों की जमात होती थी, जिसे मजलिस विज़रा कहा जाता था। वो राजा को फैसले लेने में मशवरे दिया करते थे, लेकिन राजा का फैसला ही आखिरी फैसला होता था। इसी के साथ यहाँ पर सल्तनत को सूबों और ग्रामों में तकसीम किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सल्तनत को सूबे, फिर उसके बाद ग्रामों में बांटा गया था। और सूबे का जो सरदार होता था उसे सूबेदार कहा जाता था, और ग्राम का जो सरदार होता था उसे ग्रामका कहा जाता था। सारे सूबों के फैसले सूबेदार करना, उसके बाद ग्रामों के फैसले ग्रामका करना होता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी सबसे ऊपर जो फैसला होता था वो किसका फैसला होता था? राजा का फैसला होता था। यहाँ पर मुख्तलिफ शोबों की जिम्मेदारी मुख्तलिफ अफसरान की होती थी। यानी कि अशोका ने अपने दौरे हुकूमत में अलग अलग शोबों के लिए अलग अलग अफसरान, जैसे कि पानी की सरबराही का शोबा एक अलग, लगानों के उसूल का शोबा अलग, ज़मीन की ज़रखेज़ी को देखने का शोबा अलग, इसी तरह अवाम की जो भी सहूलियात होती हैं उनको देखने के लिए अलग अलग शोबों के लिए उसने अलग अलग अफसरान मुनक़िद किए थे।
इसी के साथ यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ की फन तामीर और मुजस्सिमा साजी। अशोक का दौरे हुकूमत से क़ब्ल लकड़ी और ईंटों की इमारतें बनाई जाती थी, यानी कि अशोका से पहले चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसारा के दौरे हुकूमत में लकड़ी की इमारतें और ईंटों की इमारतों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये इमारतें क्या होती हैं, जल्द ख़राब हो जाती हैं, तो इनके सबूत यहाँ पर नहीं थे। लेकिन अशोका ने पत्थर का इस्तेमाल किया और कई स्तूप और सुतून तामीर करवाए। पत्थर का सबसे पहले इस्तेमाल अशोका ने शुरू किया और उससे उसने अपने महल और सुतून और कई एक स्तूप तामीर करवाए जो आज भी कायम है, जिसमें सांची का स्तूप और सारनाथ का सुतून बहुत अहम है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये सांची का स्तूप और सारनाथ का स्तून है। ये दोनों बहुत ही अहम हैं। क्यों अहम है? क्योंकि 4 शेरों वाला मुजस्सिमा हिंदुस्तान का कौमी निशान जो है वो इसी सुतून से लिया गया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं ये जो 4 शेरों का वाला मुजस्सिमा है वो हमारे मुल्क का कौमी निशान कहलाता है ना। तो चलिए चलते हैं आगे। अब फिर से एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। बताइए मौर्य दौर का अहम स्तूप कौन सा है, सांची का स्तूप या पुरुषपुरा का स्तूप? जी हाँ, सांची का स्तूप, जिसको अशोका ने तामीर करवाया है। तो चलिए चलते हैं अगली सल्तनत की तरफ जो कि है कुशान्स। कुशान्स की हुकूमत को हम देखेंगे। आप नक्शे में देख सकते हैं कि कुशान्स की हुकूमत हिंदुस्तान के किस इलाके में है। ये हुकूमत अफ़गानिस्तान से बिहार तक फैली हुई थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं नक्शे में अफ़गानिस्तान से लेकर बिहार तक ये हुकूमत फैली हुई थी। कुशान्स हुकूमत का बानी कुजल कदपेशिस था, यानी कि जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य सल्तनत का बानी है उसी तरीके से कुशान्स का बानी कुजल कदपेशिस है, यानी कि इसकी बुनियाद रखने वाला जो पहला राजा है इस सल्तनत का वो कुजल कदपेशिस था। यहाँ पर इस ख़ानदान का एक मशहूर बादशाह है जो कनिष्का है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कनिष्का को, और वहाँ पर एक मुजस्सिमा है जिसका सर कटा हुआ है। माना जाता है कि वो कनिष्का का ही मुजस्सिमा बनाया हुआ था। तो ये जिस तरीके से अशोका मौर्य सल्तनत का मशहूर बादशाह है उसी तरीके से यहाँ पर कनिष्का कुशान सल्तनत का अहम बादशाह, अजीम बादशाह और मशहूर बादशाह कहलाता है। कनिष्का भी बुद्ध मज़हब को मानने वाला था। जिस तरीके से अशोका बुद्ध मज़हब को मानता था उसी तरीके से कनिष्का को भी बुद्ध मज़हब से बहुत ज़्यादा लगाव था। यही वजह है कि इसने कश्मीर में बुद्ध मज़हब की चौथी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। आप देख सकते हैं नक्शे में, जो कि कश्मीर हमारे मुल्क का ताज माना जाता है, वहाँ पर उसने बुद्ध मज़हब की चौथी कॉन्फ्रेंस रखी थी। उसी के साथ इसने एक नए दौर का आगाज़ किया जिसे सका ज़माना या फिर शालीवाहना शका कहते हैं, यानी कि उस दौर में उसने एक नया कैलेंडर ईजाद किया, एक नया दौर ईजाद किया, जो कैलेंडर आज भी हिंदुस्तान की सरकार से मंजूर शुदा कैलेंडर है। आज जो हिंदू मज़हब के जो महीने होते हैं वो उसी कैलेंडर के सका ज़माने के हिसाब से ही होते हैं, जिसे शालीवाहना शका कहा जाता है। इसी के साथ यहाँ पर कुशान्स की राजधानी पुरुषपुरा थी जो मौजूदा पेशावर है। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान के नक्शे के बाजू में, जो कि मौजूदा हिंदुस्तान में वो पेशावर मौजूद है, यही कुशान्स की राजधानी थी। इसके साथ साथ आप मुझे बताएं कनिष्का ने कौन से मज़हब की कॉन्फ्रेंस की थी? जी हाँ, जैन मज़हब की या फिर बुद्ध मज़हब की? जी बिल्कुल सही, इसने भी बुद्ध मज़हब की ही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। उसके साथ आगे चलते हैं, हम देखेंगे कि इस दौर की फ़न तामीर और मुजस्सिमा साजी क्या है। कुशान्स की फ़न तामीर और मुजस्सिमा साजी में क्या क्या अहम चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहले कनिष्का ने भी कई स्तूप तामीर करवाए, यानी बुद्ध मज़हब के जो मंदिर होते हैं उसे क्या कहेंगे हम? स्तूप कहते हैं। तो इसने भी कई एक स्तूप तामीर करवाए, जिनमें पुरुषपुरा का स्तूप सबसे अहम है। तस्वीर में आप देख सकते हैं पुरुषपुरा का स्तूप जो आज पाकिस्तान में मौजूद है। ये तकरीबन 400 फीट ऊंचा गुम्बद बनाया गया है, यानी कि तकरीबन 13 मंजिल ऊंचा ये गुम्बद है। कहाँ पर है ये मौजूद? पाकिस्तान में मौजूद है, पुरुषपुर में मौजूद है। और इसी के साथ इसने कनिष्कापुरा नामी एक गांव भी तामीर करवाया था। एक कनिष्कापुरा नामी एक गांव की तामीर करवाई थी। ये कनिष्का के अहम कारनामे हैं। कनिष्का ने अदब और फ़नून को फ़रोग़ दिया, यानी कनिष्का अदब और फ़नून का दिलदादा था। के दौर में गांधार तर्ज का मुजस्सिमा और मिथिला तर्ज का मुजस्सिमा वजूद में आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं
एक है गांधार तर्ज का मुजस्सिमा और एक है मिथ्रा तर्ज का मुजस्सिमा। क्योंकि ये फ़नून का बहुत ही दिलदादा था, इसलिए कई ममालिक से इसने फ़नकारों को मदऊ किया था और अलग अलग ममालिक के तर्ज के मुजस्सिमों के मिलाप से एक नए तर्ज के मुजस्सिमे यहाँ पर वजूद में आए। आप देख सकते हैं गांधार तर्ज और मिथ्रा तर्ज के मुजस्सिमे क्या फ़र्क है। यहाँ पर देखिए गांधार तर्ज के मुजस्सिमे में ये कितना बारीकी से बनाया गया है, मिथ्रा तर्ज का मुजस्सिमा सादा सीधा मुजस्सिमा है। तो इसके 4 अहम चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो गांधार तर्ज के जो मुजस्सिमे बनाए जाते थे वो मुजस्सिमे इंसान की हकीकी खत पर बनाए जाते थे, यानी कि ना उससे बड़े बनाए जाते थे ना उससे छोटे बनाए जाते थे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बारीक बारीक चीज़ों का, जैसे कि दाढ़ी और मूंछ के बालों का ख्याल रखा जाता था और कपड़ों की सिलवटों का ख्याल रखा जाता था। और उसी के साथ साथ जिस्म के पट्ठों के उभार और चढ़ाव और उतार को भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जाता था। और सबसे अहम चीज़ यहाँ पर मुजस्सिमों को पॉलिश किया जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर गांधार तर्ज के मुजस्सिमे को बहुत ही अच्छी तरीके से ये बहुत मुजस्सिमा बनाया गया है और यहाँ पर मिथ्रा तर्ज का मुजस्सिमा सादा सा मुजस्सिमा बनाया गया है। ये इंसान हकीकी इंसान से बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। तो ये फ़र्क है मिथ्रा तर्ज और गांधार तर्ज के मुजस्सिमों में। तो इसके दौर में, कनिष्का के दौर में, ये 2 तरीके के अलग अलग मुजस्सिमे साजी यहाँ पर वजूद में आए थे। इसी के साथ हिंदुस्तान में पहली बार सोने के सिक्के राइज करने वाले भी कुशांसी थे। तो यहाँ पर आप उनके सोने के सिक्कों को देख सकते हैं। हिंदुस्तान में सबसे पहली मर्तबा सोने के सिक्के बनाने वाले कुशांस थे। तो चलिए चलते हैं अब हम अदब की तरफ। कनिष्का ने अदीब और शोरा की सरपरस्ती की, यानी कि अदीबों और शोराओं को उसने हिम्मत अफजाई दिलाई, उनकी हौसला अफजाई की, इज़्ज़त अफजाई की। और यहाँ पर अश्वघोष की किताब बुद्धचरिता है जो संस्कृत ज़बान में लिखी गई है, इसी के दौर की है। बुद्धचरिता किताब अश्वघोष ने लिखी, जो अश्वघोष जो है एक बहुत ही मशहूर शायर है संस्कृत ज़बान का, जो कनिष्का के दौरे हुकूमत में मौजूद था। आप यहाँ पर किताब देख सकते हैं जो बुद्ध मज़हब के ऊपर, गौतम बुद्ध के ऊपर लिखी गई थी। इसके साथ साथ नागार्जुना अजीम दरबारी फ़लसफ़ी और साइंसदान भी था। नागार्जुना नामी एक और मशहूर इंसान यहाँ पर इसके दौर में मौजूद था। उसी के साथ वासुमित्रा मशहूर आलिम था इस दौर का। कनिष्का दौर में अहम जो इंसान हैं वो हैं अश्वघोष, नागार्जुना और वासुमित्रा। ये तीनों शायर हैं, फ़लसफ़ी हैं, साइंसदान हैं और आलिम हैं। इसी के साथ साथ इन लोगों के बड़े बड़े कारनामे इस दौर में गुजरे हैं, इसीलिए कनिष्का अदब को चाहने वाला था, ऐसे यहाँ पर कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं, एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। यहाँ पर मुनासिब अल्फाज से जोड़ लगाइए। यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स दिए गए हैं और उसी के साथ ABCDE पॉइंट्स दिए गए हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कौन से पॉइंट्स हैं। कौटिल्य, मेगस्थीन, अश्वघोष, बुद्ध मत की तीसरी कॉन्फ्रेंस और बुद्ध मत की चौथी कॉन्फ्रेंस। और यहाँ पर कश्मीर, पाटलिपुत्रा, अर्थशास्त्र, बुद्धचरिता और इंडिका, ये पॉइंट्स को हम अब जोड़ लगाएंगे। सब बताइए। सबसे पहले कौटिल्य, उसकी जो किताब थी मशहूर, कौन सी है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये है अर्थशास्त्र। कौटिल्य की किताब मशहूर अर्थशास्त्र है। इसी के साथ मेगस्थीन की जो किताब है वो कौन सी है? बिल्कुल इंडिका। और जो अश्वघोष की जो किताब है वो कौन सी है? जी हाँ, बुद्धचरिता। बहुत खूब स्टूडेंट्स। बुद्ध मज़हब की तीसरी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर मुनक़िद हुई थी, जिसको अशोका ने मुनक़िद किया था? जी हाँ, पाटलिपुत्रा में। और इसी के साथ बुद्ध मज़हब की चौथी कॉन्फ्रेंस जिसे कनिष्का ने मुनक़िद किया था? बिल्कुल सही, कश्मीर में। तो इस तरीके से ये मुनासिब जोड़ हो गए। अब चलिए चलते हैं हम अपने मशक़ी सवालात की तरफ। इन सवालात के जवाब दीजिए। मैं यहाँ पर सवाल करूँगी और कुछ वक्फा दूँगी, देखेंगे कि आपका और मेरा जवाब एक ही है या नहीं। तो सबसे पहला सवाल है, मौर्य हुकूमत की बुनियाद किसने डाली? सोचिए, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, मौर्य हुकूमत की बुनियाद चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली। यहाँ पर दूसरा सवाल है, अशोका दौरे हुकूमत के मजहबी मंत्री को क्या कहा जाता है? बताइए। जो मजहबी अफसरान थे, जो मजहबी मंत्री थे, उन्हें क्या कहते थे? जी हाँ, बिल्कुल सही, अशोका दौरे हुकूमत के मजहबी मंत्री को धर्म महामंत्रा कहा जाता था। इसी के साथ तीसरा सवाल देखिए, कनिष्का के नए दौर को क्या कहते हैं? जो कनिष्का ने नए दौर का, नए कैलेंडर का आगाज़ किया था, उसे क्या कहा जाएगा?
देखेंगे। कनिष्का के नए दौर को सकाजामाना या फिर शालीवाहना शका कहते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अब घर पर काम की तरफ, हमारी क्लास के आखिरी मरहले की तरफ। तो यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं। इन सवालात के जवाबात आपको खुद अपने अल्फाज में लिखने हैं, ना कि किताब से तलाश करके लिखने हैं। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर, अशोका की जिंदगी में कलिंगा जंग किस तरह असरअंदाज हुई, बयान करो। और दूसरा सवाल है यहाँ पर, गांधार तर्ज और मिथ्रा तर्ज की मुजस्सिमा साजी के फर्क को लिखिए। यहाँ पर इन 2 सवालात के जवाबात आपको अपने अल्फाज में लिखने हैं। इसी के साथ यहाँ पर हमारी क्लास का इख्तिताम होता है। मैं सुमैरा सदफ आप सबसे विदा लेती हूँ, आपकी नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।